जय हिंद दोस्तों, सिलेक्शन गाइडर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी जीके जीएस की सीरीज चल रही है, उस क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। आज जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में इतिहास पूरा जो बिहार का स्पेसिफिक स्टेट वाइज जो इतिहास था वो हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी संरचना देखी थी। आज उसी क्रम में हमारा अगला वीडियो है और आज इस वीडियो में हम लोग पूरा भूगोल खत्म करेंगे। जो बिहार का भूगोल है, स्पेसिफिक बिहार राज्य का जो भूगोल है वो सारा खत्म किया जाएगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारी थ्योरी रहेगी, उसके साथ में बहुत सारे एमसीक्यू भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वो एमसीक्यू जो कि बीपीएससी ने बार बार किसी न किसी एग्जाम के माध्यम से पूछे हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक आपको अगर इसमें बने रहना है तो निश्चित ही आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। क्लास प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें थ्योरी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी थ्योरी और डिटेल्ड ये टेबुलर फॉर्म में और मैप्स के माध्यम से ये पूरी थ्योरी रहेगी और टेबल्स और मैप्स के माध्यम से हम लोग चीज़ों को याद करेंगे, एक एक को रिलेट करते हुए, एक दूसरे से संबंध बनाते हुए यहाँ पर याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा एमसीक्यू। एमसीक्यू बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करने हैं और 75 से ज़्यादा एमसीक्यू हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद में आपको बिहार से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी चीज आपको अलग से इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 75 प्लस एमसीक्यू और साथ में थ्योरी हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले आपने अगर हिस्ट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बीपीएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट वाले हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने वहां प्रैक्टिस कर लिए। आज हम लोग सारे के सारे ज्योग्राफी के बीपीएससी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारी थ्योरी जो जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो सारा भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक एक चीज को आप समझते हुए चलिएगा। पहले हम लोग उसकी डेमोग्राफी देखेंगे, पहले हम लोग उसका फिजिकल एक तरह से एक्सपेंशन देखेंगे, उसके बाद में उसको रिलेट करते हुए उन्हीं चीजों पे आगे एकदम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आ जाता है जो टॉपिक है वो बिहार के सीमावर्ती जिले आ जाता है। बिहार जो है, बिहार स्टेट जो है वो कितने राज्यों से या कितने देशों से सीमा बनाता है। तो एक चीज आपको जान लेनी है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इसमें एक देश है जिससे ये सीमा बनाएगा, वो कहलाएगा आपका नेपाल। कौन सा? नेपाल। और इसमें 3 राज्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। 3 राज्य इसमें जो है वो बिहार के साथ में सीमा बनाएंगे। उसमें सबसे पहला राज्य जो है वो है झारखंड, दूसरा जो राज्य है वो है वेस्ट बंगाल और जो तीसरा इसमें राज्य है, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कौन सा राज्य किसके साथ में सीमा बना रहा है या फिर कितने नंबर ऑफ राज्य हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ जो जिले हैं वो उस राज्य के साथ में सीमा बना रहा है। हर एक चीज आपको डिटेल में समझनी है और हर एक चीज को एक दूसरे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लास्ट में एक हम लोग इसी का एक लास्ट में अभी एक वो एक डायरेक्शन के हिसाब से इसको डिवीजन भी कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए शुरुआत अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा राज्य, एक राज्य जिसका नाम है क्या? नेपाल, जिसका नाम है आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल जो है वो यहां पर आपको दिख रहा है। और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल जो है वो किसके किसके साथ में सीमा बनाएगा? ये आपका पश्चिम बंगाल शुरुआत होगी वो होगी पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण के बाद में पूर्वी चंपारण, ये जो ऊपर वाला भाग है ना नेपाल का, जो ऊपर वाला भाग है ये जो बिहार है, ये वाले सारे राज्य यहां पर आएंगे जो नेपाल के साथ में सीमा बना रहे हैं। सीतामढ़ी हो जाएगा, फिर आ जाएगा मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल। ये एकदम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहां पर एकदम पूर्व में आ जाता है आपका पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद में फिर आ जाता है आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, फिर आ जाता है अररिया, फिर लास्ट में यहां पर आपको किशनगंज देखने को मिलता है। लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? किशनगंज देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला जो है इंपॉर्टेंट है आपका देश हो गया, कौन सा देश था? नेपाल था। अब हम लोग अगर राज्य पे आए, कौन सा राज्य है? तो एक इंपॉर्टेंट राज्य जो कि बिहार से ही अलग हुआ, बिहार का ही भाग था, सन 2000 तक ये बिहार का भाग था। उसके बाद में ये बिहार से अलग हो जाता है और उसके साथ में देखिए कई सारे जिले जो हैं वो इसके बिहार और झारखंड के एक तरह से एक दूसरे के साथ में सीमा बनाते हैं। सीमा साझा कौन से करते हैं? ये मुख्यतः कहां पे सीमा साझा करते हैं? ये दक्षिण वाली जो सीमा है वहां पर ये बहुत सारे राज्य जो हैं वो अवस्थित हैं। ठीक है, जो बिहार है वो इस प्रकार से अलग हुआ था, झारखंड जो है वो इस प्रकार से यहां से अलग हुआ था। तो ये जो दक्षिण वाले राज्य हैं ये सारे के सारे किसके साथ? झारखंड के साथ में सीमा बनाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो कुल मिला के कितने हैं आपको ये पहली चीज याद रखनी है, 8 हैं। मैक्सिमम जो जिले जो कि किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं वो 8 ही हैं। 8 ही झारखंड के साथ में और 8 ही आपके उत्तर प्रदेश के साथ में। अगर देश की बात करेंगे तो मैक्सिमम कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब आ गया झारखंड। झारखंड में देखिए कौन कौन से जिले हैं? तो रोहतास है आपका, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। कौन से हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार।
रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, ये हो गए 8 जिले। इनको 2-3 बार आप थोड़ा सा देखेंगे, मैप को समझेंगे और वहां से ये चीजें आपको आसानी से याद हो पाएंगी, कहां से कौन सा क्रमबद्ध तरीके से एकदम चला आ रहा है। एक जो आपका एक डायरेक्शन आपको पकड़नी है और उसी डायरेक्शन में आपको या तो क्लॉकवाइज जाइए या एंटी क्लॉकवाइज जाइए और देखिए कि वहां पर कौन कौन से जिले हैं। इसको आप मैप से खुद से देखेंगे तो आपको ये ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टेबल के फॉर्म में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कितने हैं, 8 जिले हैं। उत्तर प्रदेश अगर देखें तो उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश आपको पता है कि जो बिहार है, बिहार जो है वो कोसी नदी के यहाँ पर आपको एक नदी दिखेगी और इसके बाद में जो एरिया आएगा वो आपका उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से पश्चिमी बॉर्डर कहा जाएगा, पश्चिमी बॉर्डर कहा जाएगा ना। तो पश्चिमी बॉर्डर में कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो यहाँ पर 8 जिले हैं जो कि किसके साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाएंगे। उसमें सबसे पहला आ जाता है पश्चिमी चंपारण, सबसे ऊपर कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद में आ जाता है आपका गोपालगंज, गोपालगंज में के बाद सिवान आता है, सारण हो जाता है, भोजपुर दिखता है, बक्सर देखिए बहुत ज्यादा एक तरह से ये एंशियंट जो ऐतिहासिकली जो इंपॉर्टेंट एक तरह से जिला है वो बक्सर है। इसके बाद में कैमूर है, फिर आ जाता है रोहतास। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, रोहतास। ठीक है, रोहतास जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। कैमूर जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। इन सारे फैक्ट को आगे अभी हम लोग वीडियो में जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनको डिस्कस करते जाएंगे। पश्चिम बंगाल देखिए अब कहां पर है, पश्चिम बंगाल आपको पता है कि ये आपका यूपी हो गया, बीच में आपका आ जाता है बिहार और इधर आपका आ जाता है छोटा सा पश्चिम, इधर आपका जो सीमा बनाएगा वो है आपका पश्चिम बंगाल। ऊपर की तरफ है नेपाल और नीचे की तरफ है झारखंड। ठीक है, इसको अभी हम लोग आगे एक इमेज के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल में देखिए कितने हैं, 3 हैं, केवल 3 आपको याद रखने हैं। 3 हैं इस वजह से महत्वपूर्ण है, यहां पर आपको 3 है तो इनके तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, इससे पहला आ जाता है कटिहार। ठीक है, कटिहार जो है वो झारखंड के साथ में भी सीमा बना रहा था यहाँ पर ना, वो कटिहार जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ में भी सीमा बनाएगा। उसके बाद में आ जाता है पूर्णिया और लास्ट में आपका किशनगंज। किशनगंज किसके साथ में सीमा बना रहा था, ऊपर जा रहा था, ये नेपाल के साथ में सीमा बना रहा था। ठीक है, तो किशनगंज हो गया और आपका कटिहार हो गया। एक आपको इसमें याद करना पड़ेगा, पूर्णिया। ठीक है, किशनगंज और कटिहार तो पहले ही हम लोगों ने याद कर रखा है। ठीक है, ये सारा हो गया। अब देखिए उसको अगर पूरा रिलेट करके एक दूसरे से समझें और कहां पर क्या सीमा बना रहा है, तो ये देखिए ये हम लोगों ने एक मैप बनाया जिसके माध्यम से हम लोग इसको पूरी इसकी अवस्थिति और विस्तार को समझते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पूरा जो क्षेत्रफल है ये बिहार का है। ठीक है, बिहार का ये क्षेत्रफल है, यहाँ पर आपका नॉर्थ है, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट और ये है नीचे साउथ। ठीक है, बिहार है ये सेंटर, ये है सेंटर बिहार। कौन सा है ये सेंटर है आपका बिहार। ठीक है, ये आपका बिहार है। अगर बात करें ऊपर, अगर टॉप पे बात करें तो कौन सा आपका क्या आता है, टॉप पे आपका एक देश आएगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग नेपाल कहेंगे। तो टॉप में अगर नॉर्थ में पूछा जाए, अगर उत्तरी सीमा जो है वो बिहार किसके साथ में साझा करता है, तो वो एक देश है जो कि 7 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। कितने, 7 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग पूर्व में आए तो पूर्व में देखिए कौन आ जाता है, एक राज्य आता है, उसे कहते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के कितने बिहार के कितने जिले जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ में सीमा बनाएंगे, ये है 3 जिले। ठीक है, 3 जिले जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ में आप सीमा बनाएंगे। इनके नाम आपके दिमाग में आ गए होंगे। और इसके बाद फिर बढ़ते हैं साउथ में। देखिए साउथ में आ जाता है आपका झारखंड और झारखंड जो है वो 8 जिलों के साथ में सीमा बना रहा है। इधर वेस्ट में आपका आ जाता है यूपी, यूपी भी 8 जिलों के साथ में सीमा बना रहा है। कितने, 8 जिलों के साथ में ये सीमा बना रहा है। इतना आपको याद हो गया कि नहीं, इतना याद हो गया है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि बार बार पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये जितना भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे कि कितना ये इंपॉर्टेंट है, कितना हमारे एग्जाम में ये आता है। ठीक है, बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक भू आविशिष्ट राज्य है। इसके सीमा निर्धारण के क्रम में उत्तर में देखिए नेपाल है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। दक्षिण में कौन सा है, झारखंड में है, झारखंड है। पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों दिख जाते हैं क्योंकि वो जो किशनगंज वाला पार्ट है वो दोनों में छूता है। इसके बाद में पश्चिम में आपका दिख जाता है उत्तर प्रदेश। इसका हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझ लिया और उसको एकदम अच्छे से याद भी कर लिया। बिहार राज्य का अगर भौगोलिक विस्तार देखा जाए, अगर भौगोलिक विस्तार की भाई कितना ये चौड़ा है या कितनी उसकी लंबाई या चौड़ाई दोनों चीज अगर हम लोग देखें तो वो जो अक्षांश होते हैं ना, अक्षांश भी पूछे जा सकते हैं, हमारे एग्जाम में पूछे गए भी हैं। तो आपको याद रखना है जो भौगोलिक विस्तार है उसके हिसाब से जो उत्तरी अक्षांश है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड है। कितना, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। और उत्तरी अक्षांश के साथ में अगर मान लीजिए उसका जो
उत्तरी अक्षांश से अगर देखें तो ये 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड है। ठीक है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो आपके दोनों जो नॉर्दर्न एक तरह से आपके इसमें डिवीजन हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश जो है वो आपका 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड है और 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड है। इसके बाद अगर देखें पूर्वी देशांतर, अगर देशांतरों में डिवीजन देखें देशांतर में कैसे डिवाइडेड है तो ये 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड है और 88 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड देशांतर है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, आपको याद रखना है देशांतर में अगर डिवीजन देखेंगे तो 83 से लेकर 88 और अगर हम लोग जो अक्षांश में डिवीजन देखेंगे तो 24 से लेकर 27, 24 से 27 आपको याद रखना है। और साथ में अगर मान लीजिए ये देशांतर की बात करेगा तो ये 83 से लेकर के कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, मोटा मोटा आपको इतना याद रखना है, अंदर वाला जो है वो आप आसानी से क्वेश्चन से ही निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए पूरे क्षेत्रफल, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बिहार का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना? 94,163। ये आप एक दो बार अगर इसको आप देखते रहेंगे तो ये आपका आसानी से याद हो जाएगा। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर इसमें हमारा इसका पूरा क्षेत्रफल है। अगर बात करें जिसमें ग्रामीण जो क्षेत्रफल है, आपको याद रखना है ग्रामीण क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, नगरीय क्षेत्रफल केवल कितना है 2 दशमलव ये नगरीय क्षेत्रफल जो है वो केवल और केवल लगभग 2000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? लगभग और लगभग 1905 एग्जैक्ट है और अगर लगभग देखें तो लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर केवल इसका शहरी है। बाकी जितना भी इसका बच रहा है लगभग ये 92,257 वर्ग किलोमीटर आपका ग्रामीण आ जाता है। केवल इतना जो है वो शहरी है 1905। ठीक है, 1905 आपको याद रखना है। भारत में अगर पूछा जाए कि भारत के रेशियो में कितना है तो 2.86% है। कितना है? 2.86% है। 2.86% है, ये आपको याद रखना है। कितना है? 2.86%। इसके बाद बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां और सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? बिहार का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको याद रखना है। कौन सा है? 12वां सबसे बड़ा राज्य है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें। अगर देखिए इसमें अब 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन यहां पर क्या बनते हैं? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा, अगर एरिया की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये 12वां है। ठीक है, 12th स्टेट है, ये 12th स्टेट है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखेंगे तो पॉपुलेशन की दृष्टि से देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद में किस नंबर पे है? ये 3rd स्टेट है, 3rd पोजीशन पे है। एक और आपको याद रखना है, अगर इसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखेंगे, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो इसमें बिहार जो है वो टॉप पे है। बिहार इस पे कहां पर है? टॉप पे है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने, तीनों में घुमा के क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। आपको तीनों सवालों के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तीनों सवालों के लिए तैयार रहना है। देखिए 12वां जो स्थान है वो जम्मू कश्मीर जब तक पुनर्गठन के पहले तक 12वां था। जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अलग हुए हैं, अगर यूटी और स्टेट दोनों मिला लिया जाएगा तो वहां पर ये 13वां हो जाएगा। दोनों एकदम अच्छे से याद रखना है, ये स्टेट्स में है। अगर अमंग स्टेट्स पूछ रहा है, अगर केवल स्टेट राज्यों में अगर पूछ रहा है तो ये 12वें नंबर पे है। लेकिन अगर यूटी के साथ में अगर प्लस यूटी भी पूछ रहा है तो ये 13वें नंबर पे हो जाएगा, ये 13th प्लेस पे हो जाएगा। कौन सा? बिहार। ठीक है, बिहार जो है अगर यूटी भी पूछा जाए, अगर यूटी भी यूनियन टेरिटरी भी इसमें इंक्लूड कर ली जाए, अगर केवल स्टेट पूछेगा तो उसमें 12वां है। अगर यूटी के साथ में मतलब यूनियन टेरिटरी के साथ में पूछेगा तो वो 13वां हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख जो है वो बिहार से बड़ा है। आपको याद रखना है लद्दाख जो है वो बिहार से बड़ा है। लद्दाख जो है वो बिहार से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए। जितने भी क्वेश्चन यहां पर बनते हैं साइज से रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड, वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज एक और रह गई है कि अगर मान लीजिए हम लोग उत्तर से दक्षिण की सीमा देखें, अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की सीमा देखेंगे तो वो आपकी 345 वर्ग किलोमीटर है। कितनी? 345 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की सीमा देखेंगे, अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की सीमा देखेंगे तो ये आपकी 483 वर्ग किलोमीटर है। कितनी? 483 वर्ग किलोमीटर, ये आपकी हो जाएगी
दोनों सीमाएं, दोनों को आपको याद रखना है। अगर दोनों से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से इसको कर पाएं। 345 है और अगर हम पूर्व से पश्चिम देखेंगे तो वो 483 है। उम्मीद है यहां तक आपको चीजें सारी क्लियर हो गई हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक जो भौगोलिक डिवीजन है उससे क्वेश्चन बनता है। आपको एक एक चीज जो है वो याद रखनी है, चाहे वो डिग्री की बात हो, चाहे अक्षांश देशांतर की बात हो, चाहे वो एरिया की बात हो, चाहे एरिया के हिसाब से रैंक की बात हो, या फिर जो है वो किलोमीटर जो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस और जो अगर ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस की बात हो, वो सारे से क्वेश्चन बनता है। यहां तक आपको उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं। बिहार में जो चट्टाने हैं ना, चट्टानों के आधार पर कई सारे क्षेत्रों का विभाजन किया गया है, कई सारे प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इनसे कि ये जो चट्टाने हैं वो किस जिले में पाई जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो चट्टानों के प्रकार हैं वो सबसे पहला उसमें आ जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टान। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये दक्षिण से पूर्व बिहार तक में जाते हैं, दक्षिण से पूर्व तक में ये फैले हैं। और इसमें जो जिले आते हैं वो मुंगेर हो जाता है, इसमें जमुई हो जाता है, नवादा हो जाता है, राजगीर जिलों में। कौन कौन से जिलों में हो जाता है? मुंगेर, जमुई, नवादा और राजगीर। जो ये नीचे वाला पार्ट है, जो दक्षिण से पूर्व वाला पार्ट है, वहां पर ये ज्यादातर पाए जाते हैं, कंसेंट्रेटेड पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो है धारवाड़ के बाद में आता है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो बिहार में पाई जाती हैं वो दक्षिण से पश्चिम की तरफ से, साउथ से लेकर ये जहां जाती है वेस्ट की तरफ। ये देखिए ऐसे मान लीजिए ये डिवीजन है, और अगर मान लीजिए धारवाड़ क्रम की बात करेंगे तो दक्षिण से पूर्व जा रही है और ये आपकी जा रही है दक्षिण से पश्चिम की ओर जाती है। कौन कौन से जिले आएंगे इसमें? कैमूर है, कैमूर जो एकदम आखिरी में देखा था हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बना रहा था, वहां पे जंगल जो है वो बहुत ज्यादा है, कैमूर वाला पार्ट है। सोन नदी घाटी में रोहतास वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी जो है ये विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद टर्सरी क्रम की अगर चट्टानों की बात करें तो ये बिहार का जो तराई क्षेत्र है ना, बिहार का जो तराई क्षेत्र है वहां पर ये पाए जाएंगे, बिहार के तराई क्षेत्र में ये पाए जाएंगे। मुख्यतः अगर किस जिले में पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण में। कहां पर? पूर्वी में नहीं, पश्चिमी चंपारण में, जो बिहार का जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पर ये पाए जाएंगे। इसके बाद क्वाटरनरी की अगर बात करें तो क्वाटरनरी में देखिए क्या है, कौन कौन से जिले आ जाते हैं क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों में। इसमें हो जाता है आरा, डुमराव, मोकामा, बिहटा, मुजफ्फरपुर और सारण। मुजफ्फरपुर और सारण, मतलब ये जो आप समझ सकते हैं इसमें क्वाटरनरी जो है वो इन सारे जिलों में फैली हुई दिखाई पड़ती है। तो यहां पर आपके सामने 4 प्रकार की चट्टानें हैं और इनसे क्वेश्चन जो है वो हाल ही में आया हुआ है, इस वजह से इसको यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है। अगर कहीं पूछ लेता है तो आप इनको याद रखिएगा, कम से कम इनका विस्तार, इनकी अवस्थिति तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार की जो जलवायु है, अब जलवायु पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। तो बिहार की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून है। कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए, स्टार भी आप बना सकते हैं। यहां से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आपका बनता है। कौन सा? यहां पर कि किस प्रकार का मानसून जो है वो पाया जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जो है वो पाया जाएगा। उसके बाद पूर्वी भाग में जो है आर्द्र है और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क है। पूर्वी भाग में यहां पर कौन सा है? आर्द्र एरिया है, और जो पश्चिमी भाग है वहां पर ये अर्ध शुष्क है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये सारे याद करने हैं। इसमें जो 3 ऋतुएं होती हैं बिहार में भी 3 ऋतुएं जैसे भारत में पूरे होती हैं, लगभग 3 ऋतुएं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसमें ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और साथ में शीत ऋतु देखने को मिलती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु अगर बात करें तो वो मार्च से जून तक के महीने में होती है और इसमें सर्वाधिक तापमान भी पाया जाता है। मई के महीने में जो है वो सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। ठीक है, और कौन से जिले में सबसे ज्यादा तापमान जो है वो रिपोर्ट किया जाता है? तो गया जिले में सबसे ज्यादा तापमान होता है। 1 नंबर में बना के पूछ सकता है, इस वजह से आपको इसको याद रखना है। आपको इसमें स्टार लगाकर इसको रख लेना है। ये जो है कहां पर? गया में जो है वो आपका तापमान पाया जाता है। सर्वाधिक तापमान जो है कहां पर? ये आपका गया में पाया जाता है, गया में पाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। तो जलवायु प्रदेश देखिए, जो बिहार है ना, बिहार को हम लोगों ने कई सारी जलवायु में विभाजित कर रखा है। अगर उसके आधार पर देखा जाए तो बिहार जो है उसमें 4 प्रकार से 4 भागों में बांटा जा सकता है। जलवायु प्रदेश के आधार पर कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला आ जाता है उत्तर पश्चिमी गिरि प्रदेश। कौन सा?
उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश, या फिर और साथ में आपका मध्यवर्ती प्रदेश। कौन सा? मध्यवर्ती प्रदेश, ये आपको याद रखना है। जलवायु प्रदेश में कौन कौन से आ जाएंगे? ये चारों आ जाएंगे। उत्तर पश्चिमी का गिरि प्रदेश है, उत्तर पूर्वी है, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, और साथ में आपका रोहतास का पश्चिमी वाला, और जो है मध्यवर्ती प्रदेश। इस प्रकार से इसमें जलवायुओं में विभाजन होता है, जलवायुओं के बारे में इसमें डिटेल में होता है। ठीक है, अब देखिए जलवायु हो गई, तो जलवायु से ही एक संबंधित टॉपिक यहां पर निपटा लेते हैं, वो है मृदा, वो है सॉइल। किस प्रकार की सॉइल पाई जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कृषि अनुसंधान विभाग बिहार सरकार द्वारा अगर बात करें तो भौतिक, रासायनिक तथा संरचनात्मक जो विशेषताओं के आधार पर मृदाओं को 3 प्रकारों और 8 उप प्रकारों में बांटा गया है। 3 प्रकार हैं, मोटे मोटे जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 3 हैं। अगर पहला बात करें तो वो गंगा के ऊपरी मैदान की मृदा है। गंगा का जो ऊपरी मैदान है वहां पर एक प्रकार की मृदा है, जो दक्षिणी मैदान है वहां पर एक अलग तरह की मृदा है, और साथ में अगर बिहार का जो दक्षिणी पठार है उसमें अलग प्रकार की मृदा है। कौन कौन सी है? इसमें जो है वो 3 प्रकार की मृदा है। पहली है आपकी गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, फिर गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा, या फिर बिहार के दक्षिणी पठार की मृदा। 3 प्रकार की मृदा जो है वो बिहार में पाई जाती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आ जाता है गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा। इसमें देखिए 3 प्रकार की मिट्टियां हैं, तो टोटल जो डिवीजन है वो 3 पार्ट में है। उनका अगर बाइफर्केशन करेंगे तो टोटल में 8 प्रकार की मृदा जो है वो बिहार में पाई जाएगी। आपको तीनों का क्षेत्र कम से कम याद रहना चाहिए, और साथ में उनसे संबंधित जो बाइफर्केशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तरी अगर मैदान की मृदा की बात करें तो उत्तरी मैदान की अगर मृदा की बात करेंगे तो वो उत्तरी मैदान की मृदा की बात करेंगे तो वो इसमें देखिए 3 प्रकार की मृदा हो जाती है। पहली हो जाती है दलदली तराई क्षेत्र की मृदा, खादर व नवीन जलोढ़ मृदा, या फिर बल सुंदरी बांगर मृदा। ठीक है, कौन कौन सी? दलदली एक हो जाएगी, पहली जो है वो दलदली, दूसरी है खादर, तीसरी है बल सुंदरी। कौन सी? जिसे हम लोग बांगर भी कहते हैं। दलदली पहली हो जाएगी। पहली तराई क्षेत्र में कौन सी मिट्टी होती है? आपको पता है तराई क्षेत्र वो होता है जहां पर लगातार जो पानी है वो बना रहता है। तराई क्षेत्र वो होता है जहां पर पानी लगातार है, तो वहां पर कौन सी मृदा है? वो दलदली प्रकार की मृदा रहेगी। ठीक है, अगर उससे थोड़ा सा और हटेंगे तो हम लोगों को मिलेगी खादर मिट्टी। खादर मिट्टी के बाद में फिर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी बांगर मिट्टी। ठीक है, खादर, बांगर और दलदली 3 प्रकार की ये मृदा हो गई। चौथे में अगर आएंगे तो वो ताल की मृदा हो जाएगी। ताल का मतलब ये होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी जो है वो लगातार भरा रहता है, ताल की मृदा हो जाती है। गंगा की ये कौन सी है? दक्षिणी मैदान की मृदा हो जाएगी। ठीक है, दक्षिणी जो मैदान है गंगा का वहां पर ताल वाली मृदा पाई जाएगी। और पुराने जो जलोढ़ हैं, पुरानी जलोढ़ और करेल केवाल मृदा पाई जाएगी। करेल केवाल मृदा पूछा जाएगा कि करेल केवाल मृदा जो है वो कहां पर पाई जाती है? तो गंगा के वो दक्षिणी मैदान पर पाई जाएगी। कहां पर? गंगा के दक्षिणी मैदान पर पाई जाएगी। गंगा का जो दक्षिणी मैदान है, अगर ये गंगा बह रही है तो ये जो दक्षिणी मैदान है यहां पर ताल प्रकार की मृदा पाई जाएगी, और साथ में करेल केवाल नाम की प्रकार की मृदा भी पाई जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है बलथर मृदा। कौन सी? बलथर मृदा जो है वो तीसरे नंबर पे आती है। बिहार के दक्षिणी पठार की मृदा है ये। कौन सी? बिहार के दक्षिणी पठार की मृदा है। और इसमें अगर बात करें इसमें 2 तरह की मृदा पाई जाएगी। पहली आ जाती है लाल और पीली मृदा। पहली कौन सी है? लाल और पीली मिट्टी, और साथ में लाल और बालुका युक्त मृदा जो है वो यहां पर पाई जाएगी। 2 प्रकार की लाल मृदा यहां पर पाएंगी। एक पहली है लाल और पीली जो थोड़ा सा लाल और पीले कलर में रहेगी, और दूसरी हो जाएगी लाल तो है लेकिन बालुका प्रकार, मतलब बालू की तरह की मृदा पाई जाएगी। तो ये 8 प्रकार की मृदाएं जो है वो बिहार के अंदर में पाई जाएंगी। कितनी? 8 प्रकार की। सबसे पहली दलदली है, दूसरी खादर है, तीसरी बांगर है, चौथी ताल वाली है, 5वीं जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और उसके बाद बलथर मृदा है। फिर आ जाती है लाल और उसके बाद में लाल के साथ में बालू युक्त जो मिट्टी है वो आपकी 8वीं प्रकार की मृदा हो जाएगी। ये मृदा का पूरा डिवीजन है। बिहार की जो मृदा है वो इस प्रकार से पाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है गंगा के बारे में हम लोगों ने देखा कि गंगा के एक तट पे कौन सी मृदा है, दूसरे तट पे कौन सी मृदा है। तो अब यहां पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि गंगा में जो मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी हैं। कौन सी? गंगा में जो मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी हैं। अगर देखेंगे तो ये जो नदियां हैं वो आपके सामने यहां पर दिख रही हैं। गंगा में जो मिलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में समझते हैं और उनको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए
गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, पहली सबसे पहली आती है प्रमुख सरयू नदी। सरयू नदी कहां पर गंगा से मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं। हर एक पॉइंट यहां पर जो इंक्लूडेड है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है। अभी जब हम लोग बीपीएससी का जो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, वहां पर आपको इनका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। सरयू जो मृदा है ये आपकी छपरा जिले के निकट में मिलती है गंगा से। और अगर सोन नदी की बात करें, सोन नदी कहां से निकलती है, आपको पता है ना, अमरकंटक चोटी से निकलती है। मध्य प्रदेश की अमरकंटक चोटी से सोन नदी निकलकर आती है। और ये गंगा में कहां मिलेगी, तो ये गंगा में दानापुर के निकट में गंगा में मिल जाती है। कहां पर, बिहार के दानापुर के निकट में ये गंगा से मिल जाती है। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट नदी है फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है वो मुंगेर के निकट में गंगा से मिलती है। ये एक छोटी नदी है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कोसी नदी से। कोसी नदी आपको पता है, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। किसको, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। और ये खगड़िया के निकट में गंगा से मिलती है। कहां पर, खगड़िया के निकट में ये गंगा से मिल जाती है, आपको ये याद रखना है। महानंदा देखिए अगली एक इंपॉर्टेंट नदी है, मनिहारी के निकट में ये गंगा से मिल जाती है। पुनपुन नदी जो है वो पटना के निकट में, पुनपुन नदी जो है वो पटना के निकट में गंगा से मिल जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट नदी, ऊपर से जितनी भी नदियां आ रही हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी एक आ जाती है, ये आपकी पहलेजा के निकट में गंगा से मिलेगी। कहां पर, पहलेजा के निकट में। कर्मनाशा जो है वो चौसा के निकट में। कमला जो है वो काठा गोला के निकट में। और बूढ़ी गंडक जो है वो मुंगेर के निकट में गंगा से मिलती है। किऊल नदी जो है वो आपकी सूर्यगढ़ा में गंगा के निकट गंगा से मिलती है। बागमती जो है वो मुंगेर के पास में गंगा से मिलती है। कहां पर, मुंगेर के पास में बागमती जो है वो गंगा से मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से याद कर लो। यहां से क्वेश्चन बार बार बनता है, और क्वेश्चन इस वजह से बनता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट हो जाता है। गंगा नदी जो है, गंगा नदी से लगातार क्वेश्चन बीपीएससी उठाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले आप देखेंगे कि बहुत सारे जो नगर हैं, बहुत सारे जो शहर हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो इन्हीं नदियों के किनारे बसे भी हुए होते हैं। तो ये जो गंगा जो ये शहर हैं जो कि गंगा के किनारे में बसे हुए हैं, वो कौन कौन से, इनके बारे में जानते हैं और इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि कहां कहां पे कौन कौन से नगर हैं। देखिए, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नगर है बिहार का, वो है पटना। पटना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट नगर है। ठीक है, पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके नदी, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आ जाता है बक्सर। बक्सर के बाद में आता है भागलपुर और मुंगेर। ये चारों जिले आपको याद रखने हैं। ये चारों जिले जो है वो पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गंगा नदी के किनारे कौन से हैं, 4 नगर जो हैं वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, पटना, बक्सर, भागलपुर और मुंगेर। कौन से, पटना, बक्सर, भागलपुर और मुंगेर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है इंपॉर्टेंट नदी है वो है आपकी सरयू नदी। कौन सी, सरयू नदी। देखिए, सरयू नदी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पता है वो छपरा जिले के पास में आके गंगा से मिलती है। तो सरयू नदी जो है वो किस शहर, कौन सा शहर जो है वो सरयू नदी के किनारे में है, वो छपरा है। कौन सा, छपरा जिला जो है वो आपका कहां पर है, सरयू नदी के किनारे पर है। अगला इंपॉर्टेंट जिला की अगर बात करें, प्रमुख शहर की बात करें, तो वो गया है। गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे है। दरभंगा में बहने वाली नदी का नाम है बागमती। दरभंगा में बहने वाली नदी का क्या नाम है, ये है बागमती। पुनपुन अगर बात करें, पुनपुन जो है वो फतुआ शहर जो है वो पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है। समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बेतिया जो है वो बूढ़ी गंगा के किनारे है। और साथ में अगर बात करें सोन नदी, तो सोन नदी जो है वो डेहरी आन सोन, और डेहरी आन सोन जो शहर है वो आपका सोन नदी के किनारे है। और लखीसराय जो है, लखीसराय किऊल नदी के किनारे। हाजीपुर और सोनपुर आपका गंडक नदी के किनारे है। हाजीपुर और सोनपुर आपका कहां पर, गंडक नदी के किनारे है। बढ़ते हैं आगे, ये नदियां और ये शहर आपको याद हो जाने। इसके बाद देखिए, अब देखिए हम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे कि गंगा नदी जो है वो बहुत बड़ा इसका पूरा जल ग्रहण क्षेत्र है। ये जो जल ग्रहण क्षेत्र है, ये जो गंगा की एक तरह से ट्रिब्यूटरीज हैं, वो उनको वर्गीकृत करके उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गंगा से सवाल बहुत सारे आते हैं। तो इसमें एक देखिए, एक क्राइटेरिया हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कहां कहां पर वो मिलती हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन कौन सी नदियां जो है वो दाएं तट पर मिलती हैं और कौन कौन सी नदियां जो है वो बाएं तट पे मिलती हैं। दोनों नदियों के बारे में समझ लेते हैं। तो बाएं तट पे जो मिलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपकी है घाघरा नदी। घाघरा के बाद में आती है गंडक। गंडक के बाद में बागमती। बागमती के बाद में बलान, बूढ़ी गंडक,
कोसी, कमला, महानंदा। कौन सी? घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंगा, कोसी, कमला और महानंदा। घाघरा नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, बागमती हो गई, बलान हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई और साथ में कोसी हो जाएगी, फिर कमला और महानंदा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि बाईं तरफ से बिहार में मिलेगी। बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां आपके सामने आ गई। इसके बाद दाईं तरफ अगर देखें, अगर राइट हैंड में देखें तो राइट हैंड में कौन सी मिलेंगी? दाईं तरफ देखेंगे तो सोन नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोन नदी है। सोन नदी के बाद में कर्मनाशा, फिर पुनपुन नदी एक छोटी नदी और किऊल नदी भी आपको याद रखना है। सोन नदी, कर्मनाशा, पुनपुन और किऊल नदी। ठीक है, चार नदियां आपको याद रखनी है, सोन नदी, कर्मनाशा और पुनपुन नदी और फिर किऊल नदी। ठीक है, ये चार आपको याद रखनी है। दाईं तरफ वाली आप याद रख लीजिए, बाईं वाली आपको आसानी से याद हो जाएंगी क्योंकि ऑप्शन में आएंगी। इनको आप एलिमिनेट करके हटा सकते हैं और बाईं वाली को आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, दाईं नदी में आपको याद रखना है सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और किऊल। ठीक है, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और किऊल नदी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं उनकी लंबाई जो बिहार के अंदर में है वहां से क्वेश्चन बनता है, इस वजह से इस टेबल को यहां पर इंक्लूड किया गया है। सबसे पहली आती है गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो टोटल में कितनी है? 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में बात करें तो 445 किलोमीटर। कितनी? 445 किलोमीटर है। अगर गंडक नदी की बात करें तो टोटल में 630 है, लेकिन बिहार में ये 260 किलोमीटर है। 260 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक की बात करेंगे तो टोटल में ये 579 है और अगर बिहार में बात करेंगे तो ये 320 है। उसके बाद घाघरा है। घाघरा जो है वो 1080 किलोमीटर है और अगर हम लोग बिहार में बात करें तो घाघरा जो है वो बिहार में मात्र और मात्र 83 किलोमीटर है। कितनी? 83 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है क्योंकि ये बिहार का शोक कही जाती है। ये अपने रास्ते को बदल देती है, इस वजह से क्या कही जाती है? ये बिहार का शोक कही जाती है। गोसाई स्थान से ये निकलती है, नेपाल में गोसाई स्थान से निकल के आती है और कुर्सेला के निकट में गंगा से ये मिलती है। और अगर बात करें इसकी लंबाई की तो 260 किलोमीटर ये बिहार में है। टोटल लंबाई जो है वो इसकी 589 किलोमीटर है। आपको याद रखना है कितनी? 589 किलोमीटर। अगले पे आते हैं तो महानंदा नदी है। महानंदा जो है वो 376 किलोमीटर टोटल नदी है और सोन नदी जो है वो 720 किलोमीटर। महानंदा जो है वो पूरी की पूरी बिहार में है। आपको याद रखना है बिहार में ही है और कितने किलोमीटर है? ये 376 किलोमीटर है। इसके बाद सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी 202 किलोमीटर बिहार में पाई जाती है। फल्गु नदी जो है वो 235 किलोमीटर है। पुनपुन नदी आपकी 235 किलोमीटर। फल्गु और पुनपुन नदी जो है वो बराबर जो है इनका क्षेत्र है। आपको याद रखना है बराबर क्षेत्र है। अब देखिए, नदियां हम लोगों ने बहुत सारी नदियां देखी, बहुत सारी नदियों के बारे में भी देखा। एक बार और एक चीज देख लेते हैं नदी से रिलेटेड ही, कि नदी में जो प्रमुख नदी परियोजना है उनके बारे में देख लेते हैं। तो कोसी नदी जो जल विद्युत परियोजना है ये इसी वजह से बनाई गई क्योंकि कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कही जाती है, इसी वजह से ये परियोजना बनाई गई। और ये जो है वो बिहार और नेपाल दोनों, भारत और नेपाल दोनों की एक कंबाइंड परियोजना है। ये आपको याद रखना है। ये किस नदी पर है? कोसी नदी। तो आप यहाँ पर गेस भी कर पाएंगे, कोसी नदी में है। सोन परियोजना जो है वो बिहार में है। सोन परियोजना कहां पर है? ये बिहार में है, सोन नदी में ये स्थित है। गंडक परियोजना आपकी नेपाल और बिहार दोनों में है। आपको पता है गंडक नदी जो है वो नेपाल से निकल के आती है। नेपाल और बिहार दोनों में, ये दोनों को एक तरह से ये दोनों के राज्य में ये आती है। बाण सागर जो परियोजना अगर बात करें तो बाण सागर परियोजना आपकी बिहार, यूपी और एमपी में है। कहां पर? बाण सागर जो है वो आपकी बिहार, यूपी और एमपी में है। और किस नदी में है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाण सागर परियोजना जो है वो किस नदी में आती है। तो आपको ये भी याद रखना है ये सोन नदी में है। और कौन कौन से राज्य इसमें लाभान्वित होते हैं? तो वो आपके बिहार है, एमपी है और आपका यूपी है। ठीक है, तीनों ही आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो जहां से क्वेश्चन बनता है, जो है आपकी झीलें। झील से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बिहार में कुछ ही मात्र झील हैं जिनको आपको याद रखना है। कम से कम वो वाली याद रखिए जो कि यहाँ के वेटलैंड भी कहे जाते हैं। तो देखिए, जो झीलें यहाँ पर मेन जो इंपॉर्टेंट वाली झीलें हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं।
सबसे पहले आपकी आ जाती है कौन सी झील? अनुपम झील। सबसे पहले आपकी आ जाती है अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ पर है? ये कैमूर में है। कैमूर जिले में आपको अनुपम झील मिलेगी। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आ जाती है आपकी कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील जो है वो आपके सेकंड नंबर पे आएगी और ये आपको दरभंगा में मिलेगी। कुशेश्वर झील कहाँ मिलेगी? दरभंगा में। अगली आ जाती है कांवड़ झील। कांवड़ झील देखिए, कांवड़ झील आपकी बेगूसराय में मिलेगी। कांवड़ झील कहाँ मिलेगी? ये आपकी बेगूसराय में मिलेगी। इसके बाद अगर बात करें बरेली, बरीला झील, बारीला झील जो है ये आपकी वैशाली में स्थित है। और गोगा बिल जो है, गोगा बिल झील जो है ये आपकी कटिहार में स्थित है। सिमरी बख्तियारपुर झील जो है वो सहरसा में स्थित है। कहां पर? सिमरी बख्तियारपुर झील जो है ये आपकी सहरसा में स्थित है, आपको याद रखना है। कांवड़ झील, कुशेश्वर झील और साथ में बारीला झील, उस ये तीनों जो है वो कहाँ के हैं? ये आर्द्र भूमि में भी शामिल है। कौन सी? कांवड़ झील, कुशेश्वर झील और साथ में आपकी बारीला झील। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्टार लगाना है किसमें? आपको स्टार जो है वो तीन नदियों में, तीन झीलों में लगाना है। एक कुशेश्वर झील है, एक कांवड़ झील है और एक आपकी जो है वो बरीला झील है। ठीक है, ये तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। ये आर्द्र भूमि क्षेत्र में है। कहाँ कहाँ पर है ये? एक आपकी कुशेश्वर झील जो है वो दरभंगा में, बेगूसराय में आपकी कांवड़ झील और वैशाली में आपकी बारीला झील है। कौन सी? बारीला झील है। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? फैक्ट बहुत ज्यादा करने का यही एक मोटो है कि ये फैक्ट अगर आप 2-3 बार देख लेंगे ना तो ये सारी चीजें आपकी अवस्थिति, विस्तार सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी। वहां से क्वेश्चन बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएंगे ना तो वहां पर आप ये देख पाएंगे कि आसानी से आपके क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं कि अगला जो हमारा पार्ट है उसमें हम लोग जो है वो खाद्यान्न पे बातें करेंगे। अब हम लोग खाने की बातें करेंगे कि कहां पर क्या खाया जाता है। और 2020-21 का डेटा जो कि पीपीएससी लगातार पूछ रहा है, पीपीएससी टीआरई एग्जाम में लगातार 20-21 का डेटा पूछा जा रहा है, उसको थोड़ा सा यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या उत्पादन कहां कहां पर होता है। ठीक है, 2020-21 में अगर देखें तो कुल उत्पादन जो है वो आपका कितना हुआ? 17.95 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था? 17.95 लाख टन, लगभग 18 लाख टन जो है वो यहाँ पर जो है टोटल खाद्यान्न उत्पादन होता है। ठीक है, 18 लाख टन लगभग। ठीक है, इसके बाद अगर राज्य मछली उत्पादन जो में बिहार जो है वो आत्मनिर्भर हो गया। इसमें राज्य मछली उत्पादन, अब मछली यहाँ पर निर्यात नहीं की जाती है, मछली उत्पादन में बिहार जो है वो आत्मनिर्भर हो चुका है। ठीक है, आत्मनिर्भर हो चुका है 2020-21 में। अगर बात करें कितना प्रोडक्शन हुआ तो 6.83 लाख टन मछली उत्पादन यहां पर हुआ था। कितना? 6.83 लाख टन मछली यहां पर उत्पादन हुआ था। इसके बाद बिहार में कुल दूध उत्पादन अगर देखा जाए तो वो 115 लाख टन। कितना? 115 लाख टन। आपको पता है बिहार जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, इस वजह से ये जो दूध उत्पादन है यहाँ पर कृषि से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट उत्पादन है वो वहां पर बिहार जो है वो अग्रणी रहता है भारत में। आपको याद रखना है कुल अगर खाद्य उत्पादन जो है वो देखें 18 लाख टन है और मछली उत्पादन देखेंगे तो वो लगभग 7 लाख टन है। अगर दूध उत्पादन देखेंगे तो वो 115 टन है। आपको याद रखना है 115 लाख टन है। ठीक है, कुल जो कृषि है, कृषि के विकास के लिए कृषि विभाग द्वारा एक नया मोबाइल बिहान लॉन्च किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहान जो है वो किससे संबंधित है, बिहान का संबंध जो है वो किससे है, किस क्षेत्र से है, कहां से है, तो आपको याद रखना है बिहान जो है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित एक एप्लीकेशन है। एक कृषि क्षेत्र से संबंधित एप्लीकेशन कौन सा है? बिहान। बिहान जो है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित एक एप्लीकेशन है। ठीक है, बिहान आपको याद रखना है। इसके बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी लगातार घटते हुए 19% हो गई है। प्राथमिक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है, जो जीडीपी में, जो राज्य की जीडीपी है, जो जीएसडीपी है, उसमें प्राथमिक क्षेत्र की जो एक तरह से इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी हो गई है? घटते हुए 19% पे आ गई है। जीएसडीपी पे जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 19% आ गया है। ये भी आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र लगातार जो है वो बिहार में डाउन होता जा रहा है, उसमें लगातार जो है वो यहाँ पर ये डाउन होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख फसलों पे अगर बात करें, सबसे पहले जो धान है वो कहाँ कहाँ पर ज्यादा होता है और उसकी पैदावार ज्यादा होती है। तो अगर उत्पादक राज्य देखें धान के, तो मेनली जो है वो रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर है। रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा वाला क्षेत्र है, वो जो है वो धान उत्पादन में थोड़ा अग्रणी रहता है। गेहूं की अगर बात करें तो ये भी रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। रोहतास जो है गेहूं उत्पादन, आप ये भी समझ सकते हैं कि जो धान है वहां पर रेनफॉल, जो बारिश है उसकी मतलब सिंचाई है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उससे थोड़ा सा कम जो है वो गेहूं में पड़ती है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों में रोहतास आपका अग्रणी रहता है। मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का नाम भी आपको गेहूं उत्पादन में याद रखना है। मक्का उत्पादन की अगर बात आएगी तो वो कटिहार, अररिया में है। कटिहार, पूर्णिया और अररिया में है। कहां पर? कटिहार, पूर्णिया और अररिया, जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ में पाए जाते हैं। जो कहां पर पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल की तरफ में। अगर जौ उत्पादन की बात करेगा, अगर जौ उत्पादन की बात करेगा तो चंपारण, सहरसा उसमें प्रमुख हो जाते हैं। चंपारण, सहरसा उसमें प्रमुख हो जाते हैं। ज्वार की अगर बात करेगा तो वो भोजपुर, बक्सर में, जो भोजपुर और बक्सर में आपको ज्वार मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गन्ना, अगर व्यावसायिक फसलों की बात करें तो गन्ना जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों में पाया जाता है, पैदा होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन्हीं क्षेत्रों में ये पाया जाता है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। आपको अगर पूछ लिया जाए कि गन्ना जो है वो उसका उत्पादन बिहार में कहाँ कहाँ पर होता है, तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको कम से कम अगर इससे होगा, इसी वजह से इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। गन्ना जो है वो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज और साथ में भोजपुर और पटना, मुंगेर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ज्यादा होता है। मेस्ता जो है वो पूर्णिया में पाया जाता है, सहरसा, चंपारण में, पटना में, मुंगेर में, भागलपुर में मेस्ता आपका पाया जाएगा। मखाना जो है वो दरभंगा में है, मधुबनी में है, कटिहार में है, पूर्णिया में है, समस्तीपुर में है, इन सारे क्षेत्रों में है। अगर मिर्च देखें, बिहार में मिर्च कहाँ पाई जा रही है, तो बिहार में जो मिर्च है वो पटना, दरभंगा, मुंगेर वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। अगर चाय की बात करें तो चाय जो वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, पूर्णिया, अररिया और आपका कटिहार जो है वहां पर चाय भी पाई जा रही है। जूट जो है, जूट कहां पर पाया जा रहा है, तो जूट भी आपका वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए क्षेत्र जैसे कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उसी तरफ के क्षेत्रों में ये पाया जाएगा। तंबाकू जो है वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर और साथ में पूर्णिया में पाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तंबाकू भी आपको इसमें याद रखना है। मेस्ता, मखाना, मिर्च, चाय, जूट, तंबाकू तो आपके इसमें प्रमुख हो जाएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि चाय जो है वो बिहार में कहाँ पर पाई जा रही है, ये आपको बताना होगा। आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, तो आपको याद रखना है, आपको तैयार रहना है इसके लिए। ठीक है, आपको उसके लिए क्या करना है? तैयार रहना है। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग बिहार की कुल जो सृजित क्षमता है उसमें 117.5 लाख हेक्टेयर में, जिसमें 53 बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 53 लाख हेक्टेयर सृजित किया जाता है। 53 लाख हेक्टेयर इसमें जो है वो सिंचाई योजना के माध्यम से सृजित किया जाता है। टोटल जो एरिया अंडर इरिगेशन है वो कितना है? 53 लाख हेक्टेयर है, आपको याद रखना है। टोटल एरिया अंडर इरिगेशन 53 लाख हेक्टेयर इसमें टोटल एरिया हो जाता है। अगर टोटल जोतों की संख्या देखें, कितने प्रकार की जोत होती हैं बिहार में, तो उसमें देखिए जो श्रेणियां हैं उसके हिसाब से अगर आप बात करें तो सीमांत में 1 हेक्टेयर से कम है। 5 प्रकार की जोत इसमें पाई जाती हैं। जोत श्रेणियां जो है वो भारत में 5 प्रकार की पाई जाती हैं। प्रमुख हो जाती हैं आपकी लघु, सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और वृहद। ठीक है, ये 5 श्रेणियों के आधार पर बिहार में भी डिवीजन होता है जोतों का। जोतों का जो डिवीजन है वो इन्हीं प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमुख मुख्यालय जहां से क्वेश्चन बार बार बनता है कि इन फैक्ट्री का मुख्यालय कहां पर है, तो एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्री, एक एशियन लेवल की प्लाईवुड इंडस्ट्री की जो प्लांट है इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। ठीक है, आईटीसी सिगरेट का कारखाना कहां पर है, ये मुंगेर में है। आईटीसी सिगरेट कारखाना मुंगेर में है। ठाकुर पेपर मिल लिमिटेड जो है वो समस्तीपुर में है। कहां पर? ठाकुर पेपर मिल लिमिटेड समस्तीपुर में है। एक इंपॉर्टेंट कारखाना बिहार स्कूटर लिमिटेड, बहुत पुराना, ये फतुआ, पटना में है।
रेल मरम्मत कारखाना अगर पूछा जाए कहां पर है, तो रेल मरम्मत कारखाना आपका जमालपुर में है और स्लीपर कारखाना मधेपुर में है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना में है, मैक्सिमम इसके पटना में है। बाकी जो बचे हुए हैं हाजीपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, फतुहा, जमालपुर, ये आपको याद रखने हैं। बाकी जितने बचे हैं ये आपके पटना में है। अगर लेदर डेवलपमेंट पूछे तो वो पटना में है, स्कूटर लिमिटेड पूछे तो वो पटना में है, स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूछे तो वो पटना में है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अगर मान लीजिए बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पूछेगा, डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो आपका पटना में है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट वो भी पटना में, हैंडलूम डेवलपमेंट वो भी पटना में। तो मैक्सिमम चीजें पटना में है। आपको ये वाले जो हैं वो अलग से याद रखने पड़ेंगे, बाकी तो सारे कहां पर हैं, ये आपके पटना में है। जैसे सिगरेट वाला जो है वो मुंगेर में है, सिगरेट वाला मुंगेर में है, प्लाईवुड वाला हाजीपुर में है, ठाकुर पेपर मिल आपकी समस्तीपुर में है। अगला आ जाता है बिहार स्कूटर वाला जो है वो पटना में। बिहार स्कूटर देखिए 2 बार लिखा हुआ है, इसको आप एक बार काट दीजिए और यहां से बिहार स्कूटर को आप नीचे से ही याद रखिए, ये भी पटना में है, एक और आपका कम हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के यहाँ पर 5 ऊपर और बाकी पटना आपको याद रखना है, 5 ऊपर और बाकी पटना आपको इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जो है बिहार के जंगलों के बारे में देखते हैं। बिहार में जो वन आवरण है और वृक्षावरण है उनके बारे में देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बिहार में जो वनावरण है, अगर आप बात करें तो वनावरण और वृक्षावरण की बात करें, दोनों कंबाइंड अगर देखें तो वो लगभग 9,721 वर्ग किलोमीटर है। जो वन आवरण और वृक्षावरण मतलब जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है, दोनों मिलाकर अगर बात करें तो वो 9,721 वर्ग किलोमीटर है। अगर केवल वन आवरण देखेंगे, अगर केवल फॉरेस्ट देखेंगे तो वो 7,380 किलोमीटर है। कितना? 7,380 वर्ग किलोमीटर। और अगर बात करेंगे टोटल अगर हम लोग जो वृक्षावरण जो टोटल अगर ट्री कवर केवल देख रहे हैं तो वो 2,341। तो ठीक है, पहला आपका हो जाता है क्या, वन आवरण प्लस वृक्षावरण, वन आवरण प्लस वृक्षावरण अगर देखेंगे तो वो आपका है लगभग 10%, जो कि है आपका 9,721 किलोमीटर। अगर केवल वन आवरण देख रहे हैं तो वो 7.84 है और ये आपका लगभग 7,380 किलोमीटर है। और अगर केवल वृक्षावरण देख रहे हैं तो 2.49 है और इसमें जो है आपका 2,341 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2,341 वर्ग किलोमीटर है। अगर जिलों के हिसाब से देखा जाए कहां पर सबसे ज्यादा वन आवरण पाया जा रहा है, तो सर्वाधिक जो 3 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? कैमूर है, जमुई है और नवादा है। कैमूर है, जमुई है और नवादा है, आपको याद रखना है। 3 इंपॉर्टेंट कौन से? कैमूर, जमुई और नवादा। ठीक है, ये इनके डिवीजन है वन आवरण के। ठीक है, वन आवरण के सबसे ज्यादा जो वन कहां पाया जाएगा? कैमूर में, जो कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। और जमुई जो है वो नीचे झारखंड के साथ में सीमा साझा कर रहा है। नवादा भी झारखंड के साथ में सीमा साझा कर रहा है। तीनों आपको याद रखना है, कैमूर, जमुई और नवादा। बढ़ते हैं आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को क्या देखना है कि IFSR जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बिहार की फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 की देखें तो उसके आधार पर देखेंगे हम लोग कि कहाँ पर वेरी डेंस फॉरेस्ट है, कहाँ पर कुछ माइल्ड डेंस फॉरेस्ट है, कुछ यहाँ कहाँ पर जहाँ पर वेरी एक तरह से बहुत लाइटर फॉरेस्ट है, बहुत जो वेरी लाइटर फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, किस प्रकार से डिवीजन है। तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जो VDF है, जो आपके अति सघन वृक्ष हैं, वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो केवल और केवल 0.35% है। कितने? 0.35%। अगर मध्यम वाले देखेंगे, मिडिल वाले देखेंगे तो वो 3.45 है। अगर 4.9 है। अगर मान लीजिए आपको डिवीजन करना होगा कि किस प्रकार के फॉरेस्ट जो है वो बिहार में पाए जाते हैं, सबसे पहले आ जाता है वेरी डेंस जो है वो 0.35 है। और अगर मध्यम सघन देखेंगे तो वो 3.49 है। और अगर खुले वन देखेंगे, टोटल जो ओपन फॉरेस्ट है ये कितने हैं? वो लगभग 4% है। कितने? 4%। तो 3.5% लगभग मध्यम वाले हैं और खुले वन जो है वो 4%, टोटल में 4% है। 3.5% जो है वो मध्यम वाले हैं। अति सघन अगर देखेंगे तो वो 0.35% ही केवल यहां पर वेरी डेंस वाले रह गए हैं। बहुत सारा क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? झाड़ियों से। ठीक है, जो श्रब्स होती हैं, जो यहां पर झाड़ियां होती हैं वो कितनी हैं? 0.25% इसमें पूछा जाएगा। 0.25% थ्रेड से क्वेश्चन बन सकता है, जो स्क्रब्स है वहां से क्वेश्चन बन सकता है 0.25%। और वेरी डेंस फॉरेस्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 0.35% है। श्रब्स हो गई आपकी, श्रब्स हो गई 0.2
5%, ठीक है। और माइल्ड फॉरेस्ट अगर पूछेंगे तो माइल्ड वाले कितने हैं, माइल्ड वाले जो है वो 3.5% है, और ओपन फॉरेस्ट जो है वो लगभग 4%, ठीक है। ये पूरा डिवीजन है, ये इस बार ग्राफ में है। और वन रहित भूमि जितना ये फॉरेस्ट है, इनको हटा दो तो कितना बचता है, लगभग 93% जो है ये जो क्षेत्र है, लगभग और लगभग 93% जो है वो ये बसता है। ये आपका आ जाता है, यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं पाए जाते। बिहार के एक तरह से 93%, लगभग 93% क्षेत्र में जंगल नहीं पाए जाते, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट हम लोगों ने देख लिया, श्रब्स देख लिया, माइल्ड देख लिया, और साथ में ओपन फॉरेस्ट देख लिया, श्रब्स देख लिया। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे बहुत सारी। देखिए यहाँ पर आपको दूध उत्पादन और मछली उत्पादन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करंटली जो डेटा अवेलेबल है उसके आधार पर देखना होगा, उसको हम लोग यहाँ पर नहीं अपडेट करेंगे। करंट वाला जो एक तरह से प्रोडक्टिविटी वाला जो पार्ट है उसको हम लोग अगले वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, एक प्रोडक्टिविटी वाला जो एकदम करंट डेटा पे आधारित वीडियो रहेगा उसको हम लोग अगले में उसमें कर लेंगे, किसी एक छोटे वीडियो के फॉर्मेट में उसको डिस्कस कर लेंगे। और बढ़ेंगे हम लोग आगे नेशनल पार्क, जो स्टैटिक वाला हम लोग जो ज्योग्राफी है उसको हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हर एक चीज आपको एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़नी है। अभी तक अगर आप यहां तक आए हैं तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अभी हम लोग आगे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी भी देख पाएंगे कि कितना आपको समझ में आया है और कितने चीजें जो है वो आपको इस और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो 2 पॉइंट और हमारे बचे हैं। इसके बाद में हम लोग नेशनल पार्क को पढ़ने के बाद में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बीपीएससी के जितने भी ज्योग्राफी के एमसीक्यू हैं, चाहे वो ज्योग्राफी वाले पार्ट के रहे हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वाले पार्ट के रहे हो, वो सारे क्वेश्चन जो है हम लोग आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क के बारे में देखेंगे। पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो राष्ट्रीय पार्क है। नेशनल पार्क जो है वो एकमात्र है बिहार के अंदर। वो एकमात्र नेशनल पार्क कहां पर है, ये पश्चिमी चंपारण है। कहां पर, पश्चिमी चंपारण में है। और इसका जो नाम है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार के अंदर, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। इसका जो एरिया है वो कितना है, 335 वर्ग किलोमीटर है। तो एक ही है, इस वजह से आपको इसका एरिया भी ध्यान रखना है। 335 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य में। वन्य जीव अभ्यारण्य समझते हैं कौन कौन से हैं, कहां कहां पर हैं और कब ये फॉर्म हुए। तो सबसे पहला आ जाता है वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वाल्मीकि वाला जो है, वाल्मीकि वाला जो है वो आपका पश्चिमी चंपारण में आता है। वाल्मीकि वाला जो है वो पश्चिमी चंपारण में आ जाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 1976 में आया था और ये गया में, गया वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। भीम बांध जो है, भीम बांध आपका मुंगेर में पाएगा। भीम बांध जो है वो मुंगेर में पाया जाएगा, ठीक है। तो वाल्मीकि आपका हो गया चंपारण। वाल्मीकि जो है वो आपका हो जाएगा कहां पर, चंपारण। चंपा, आप इसको चंपा से याद रख सकते हैं। वाल्मीकि जो है वो आप चंपा से याद रख सकते हैं। अगर गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध जो है वो गया से आप इसको याद रख सकते हैं। किससे, गया से आप इसको याद रख सकते हैं। भीम बांध जो है वो मुंगेर रिलेटेड है। भीम बांध कहां पर है, भीम बांध जो है वो मुंगेर से है। इसके बाद उदयपुर आपका पश्चिमी चंपारण से है। चंपा फिर से उदयपुर के साथ में आप समझ सकते हैं। चंपारण जो है वो उदयपुर। कैमूर जो है वो आपका कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजगीर वाला नालंदा में है। कहां पर, राजगीर वाला जो है वो नालंदा वाले नालंदा में अवस्थित है। इसके बाद विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन जो है वो कहां पर है, ये आपका भागलपुर में है। विक्रमशिला वाला जो है वो भागलपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटा सा 60 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कुशेश्वर अभी हम लोगों ने देखा था। कुशेश्वर जो है ये हम लोगों का कहां पर पाया जाता है, ये दरभंगा में। कुशेश्वर आपका दरभंगा में पाया जाएगा। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, ये वैशाली में, बड़ैला वैशाली में है। और कटकी डैम जो है वो आपका जमुई में है। कटकी डैम आपका पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, ये जमुई में है। जमुई में एक और है, वो है नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य आपका जमुई में है। कांवड़ झील अभ्यारण्य जो है वो बेगूसराय में। कौन सा, कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य आपका बेगूसराय में है। कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य आपका बेगूसराय में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बेगूसराय में कौन सा है, कांवड़ झील वाला, ठीक है। कांवड़ झील वाला आपका बेगूसराय में है। इसके बाद देखिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। थ्योरी वाला पार्ट हम लोगों का हो गया है। तो एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, एक के बाद एक। 70 से ज्यादा सवाल आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है।
चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस पहले सवाल से, और पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहला सवाल है, बिहार में कौन सी नदी जो है वो नहीं बहती है? कौन सी नदी है जो बिहार में नहीं पाई जाती? बहुत सारी नदियों के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, बहुत सारी नदियां देखी, कहां से किसका ओरिजिन था, कौन सी गंगा में मिल रही थी, कौन सी गंगा से हट रही थी, कहां पर कौन सा बांध बना है, हर एक चीज डिटेल में करने के बाद में अब हम लोग आए हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी नदी है जो बिहार में नहीं बहती है? ऑप्शन है आपके सामने, फल्गु नदी, बागमती नदी, पुनपुन नदी या फिर गोमती नदी। देखिए इसमें जो कौन सी नदी है जो बिहार में नहीं बहती, आप यहां पर देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये जो आंसर इसमें हमारा हो जाएगा, गोमती नदी जो है वो बिहार में नहीं बहती है। गोमती नदी जो है वो बिहार में नहीं बहती है, आपको याद रखना है। गोमती नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में बहती है, और लखनऊ इसका जो प्रमुख जिला है वो कौन सा? उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, आपको याद रखना है। गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा जलप्रपात जो है वो नहीं है? कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो नहीं है बिहार में? हुंडरू है, धुआं है, ककोलत है या फिर मंझर है? देखिए बिहार का जो जलप्रपात है, हम लोगों ने ये स्टैटिक वाला जो वीडियो, बिहार का एक कंप्लीट मैराथन वाला वीडियो किया था, वहां पर जलप्रपात हम लोगों ने देखे थे। अगर बात करें कौन सा इसमें नहीं है, तो हुंडरू का जो जलप्रपात है ना वो अब बिहार में नहीं है। पहले ये था, अब ये झारखंड में है, आपको याद रखना है। अब ये कहां पर है? ये झारखंड में है। बाकी जो धुआं है, मंजर है, ककोलत है, ये सारे के सारे कहां पर है? ये बिहार में है। जलप्रपात ये सारे के सारे बिहार में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में भी। बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है? घाघरा को, गंगा को, कोसी को या फिर सोन नदी को? देखिए बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाएगा। किसको? कोसी नदी को कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात जो है वो अवस्थित है? आपको ऑप्शन है, सासाराम में, नवादा में, कैमूर में, रोहतास में। देखिए जो आपका ये जलप्रपात है, तिलहर जलप्रपात, ये आपका कैमूर में है, पहली चीज, ठीक है। कैमूर में है, ये आपको याद रखना है। और कैमूर किस राज्य के साथ में सीमा बनाता है? तो ये यूपी के साथ में सीमा बनाएगा। और कैमूर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर्वाधिक जो जंगल हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो जंगल वाला एक तरह से फॉरेस्ट कवर एरिया है, ये कैमूर में पाया जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज सासाराम के बारे में, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? ये सासाराम में है, ये भी आपको याद रखना है। बीपीएससी का ही आया हुआ क्वेश्चन है, कैमूर से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपको सारे फैक्ट जो है वो याद रखने हैं, सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी जो हिल बिहार है, ये किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी आपको बताना है ये कहां पर है। तो ये इसमें ऑप्शन है आपके सामने, गया में, रोहतास में, नालंदा में या फिर ये नवादा में। तो देखिए ब्रह्मयोनी जो है ये आपका गया में अवस्थित है। हिल जो है ये कहां पर है? ब्रह्मयोनी हिल आपकी ये आपकी गया में स्थित है। कहां पर? गया में स्थित है। आपका आंसर इसमें ए वाला हो जाएगा, गया में स्थित ये हिल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार में किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? किस जलवायु क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिले कहां पर, किस जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में या फिर ये दक्षिण पश्चिम में। देखिए हम लोगों ने जलवायु वाला क्षेत्र देखा था, वहां पर हम लोगों ने बहुत सारे जिले देखे थे, बहुत सारे डिवीजन देखा था। तो अगर कृषि जलवायु से पूछा जाए, कृषि जलवायु जो है वो सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि जलवायु जो है वो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सोन नदी और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन नदी और गंगा नदी कहां पर मिलते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, बक्सर में, पटना में, भोजपुर में या फिर ये नालंदा में मिलते हैं। तो सोन नदी और गंगा जो है, आपको पता है सोन नदी कहां से निकल रही थी? अमरकंटक से निकल रही थी। और गंगा में कहां पर मिल रही थी? ये पाटलिपुत्र, या जिसे हम लोग अब पटना के नाम से जानते हैं, पटना में ये मिलता है। सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद। रिहंद में एक बांध भी स्थित है, उस बांध का नाम है रिहंद बांध, आपको ये भी ध्यान रखना है। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक चोटी कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है, वहां से ये नदी जो है वो निकलती हुई आती है और गंगा में मिल जाती है। सोन नदी आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट नदी है, इससे क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा ऐसा शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन जो है
अब देखिए ऑप्शन जो है इसमें वो कौन सा जो शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है, ऑप्शन है गया, पटना, भागलपुर या फिर बोध गया। देखिए इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा, इसमें जो 5 पहाड़ियों से घिरा वाला जो शहर है, शहर पूछ रहा है, जिला नहीं पूछ रहा है, तो शहर इसमें हो जाएगा राजगीर। इन तीनों में से कोई नहीं है, इन चारों में से कोई नहीं है, आंसर हमारा ई वाला है, राजगीर इसमें वो शहर हो जाएगा। अगर उस जिले की बात करें राजगीर कहाँ पर है, तो ये नालंदा में है। कहाँ पर? नालंदा में, नालंदा जिले में राजगीर। ठीक, आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पूछे हुए पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर जो है वो सिंचित क्षेत्र है? नहर सिंचित क्षेत्र किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? तो नहर जो है वो वहां पर बनाए जाते हैं जहां पर जल जो है, नदी का जल जो है वो नहीं पहुंच पाता, उसको आगे बढ़ाने के लिए नहर बनाए जाते हैं। आपको ये बताना है कि नहर जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर, नहर सिंचित क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पर है? ऑप्शन है आपके सामने पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास या फिर ये भोजपुर। देखिए इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार का भोजपुर जिला। यहां पर सबसे ज्यादा नहर से सींचने वाला क्षेत्र पाया जाता है। किससे? नहर से सींचने वाला क्षेत्र जो है वो भोजपुर में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? निम्न नदियों में से उत्तर की ओर कौन सी प्रभावित हो रही है? कौन सी नदी है जो ऊपर की तरफ जाएगी? बाकी सारी देखिए नीचे की तरफ आ रही है। देखिए ऑप्शन है आपके सामने बागमती, कमला, कोसी या फिर गंडक। कोसी तो आपको याद ही है ना, कोसी जो है वो आपकी नेपाल से निकल के आती है और दक्षिण की तरफ ये प्रवाहित होती है। तो बागमती जो है वो भी आपकी उत्तर की तरफ से आती है और आपकी ये दक्षिण में आती है, उत्तर की तरफ से आने वाली ये भी नदी है। और बात करें कमला जो है, वो कमला भी आपकी जो है वो देखिए उत्तर की तरफ से आने वाली जो नदी है वो कौन सी है? उत्तर की ओर मतलब बढ़ रही है, मतलब वो दक्षिण से नदी आ रही है। ठीक है, दक्षिण से वो नदी आ रही है। ये देखिए बागमती भी आपकी उत्तर से आ रही है, कोसी भी आपकी उत्तर से आ रही है, मतलब उत्तर से आ रही है मतलब ये दक्षिण की ओर प्रवाहित है। ठीक है, उत्तर से आने वाली नदी कहाँ जाएगी? दक्षिण की ओर जाएगी। तो ये सारी नदियां जो है, गंडक है, कमला है, ये सारी की सारी कहाँ से? ये नेपाल वाले क्षेत्र से निकल के आती हैं और नेपाल वाले क्षेत्र की से आने की वजह से ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसलिए इसमें हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर आपको कोई एक नदी बतानी है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो अभी हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था वो है आपकी सोन नदी। सोन नदी जो है वो आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा में, पटना के पास में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी इसमें हमारा अगर आपको जानना है कौन सी नदी है तो वो सोन नदी है। बाकी ये सारी नदियां जो हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं, ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीटमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? कौन सी? पीटमोंट स्वैम्प मिट्टी कहां पर पाई जाती है? मधुबनी में, भागलपुर में, पश्चिमी चंपारण में या फिर सीतामढ़ी में। देखिए जो ये पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र है यहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? पीटमोंट स्वैम्प मिट्टी। स्वैम्प मिट्टी जो है वो कहां पर? आपकी पश्चिमी चंपारण में स्वैम्प मिट्टी आपकी पाई जाएगी। स्वैम्प मिट्टी यहां पर पाई जाएगी, आपको याद रखना है। स्वैम्प मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से गंगा नदी नहीं बहती है। कहां पर गंगा नदी नहीं बहती है? कौन सा ऐसा प्रशासनिक जोड़ा है जहां पर गंगा नदी नहीं बहती है? ऑप्शन है आपके सामने दरभंगा मुंगेर वाला क्षेत्र, या फिर पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सहारण वाला, या फिर कोसी और मगध वाला। देखिए कोसी और मगध वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर गंगा नदी जो है वो नहीं बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोसी और मगध वाले क्षेत्र में गंगा नदी जो है वो नीचे की तरफ चली जाती है, वेस्ट बंगाल की तरफ चली जाती है। तो कोसी और मगध वाले क्षेत्र में गंगा नदी नहीं बहती है। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश पुल, जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो जेपी सेतु आपका किस नदी पे है आपको बताना है। सरयू में है, घाघरा में है, यमुना में है या फिर गंगा में है? तो देखिए जेपी सेतु आपको एकदम सिंपली याद रखना है, ये आपका कहां पर है? ये आपका गंगा नदी में है। ये आपका कहां पर है? ये आपका गंगा नदी में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण पूर्व का धारवाड़ क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, या फिर ये बिहार का मैदान है, या फिर ये दक्षिण पश्चिम का विंध्य क्षेत्र है? तो सबसे जो नवीनतम है वो आपका बिहार का मैदान है। कौन सा? बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वो सबसे नवीनतम है, बाकी सारे जो है वो पुराने क्षेत्र हैं, पुराने पठारों से निर्मित क्षेत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी में के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है या फिर बांगर मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया वाले क्षेत्र में, पूर्णिया और गया वाले क्षेत्र में, पूर्णिया और पटना वाले क्षेत्र में, और दरभंगा और पूर्णिया वाले क्षेत्र में। तो देखिए आंसर इसमें हमारा हो जाएगा पटना और गया वाला क्षेत्र। बांगर मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी है वो पटना और गया वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। कहां पर? पटना और गया वाले क्षेत्र में। इससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस भी किया था एक टेबल के माध्यम से कि कौन सी मिट्टी कहां पर इसका डिवीजन है। अगर आपने वो वाला पार्ट स्किप कर दिया है तो उसको आप वापस जाके इसको देख सकते हैं, वीडियो में वापस जाके उसको समझ सकते हैं। वहां पर हम लोगों ने एक एक क्षेत्र को पूरा जिले के हिसाब से डिवीजन करके समझा था। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी जो है वो गंगा नदी पर से कहां पर मिलती है? क्या वो कुर्सेला है, या वो वैशाली है, या फिर वो हाजीपुर है, या फिर वो जमालपुर है? देखिए जो ये आपकी कोसी नदी है ये कहां पर गंगा नदी से मिलती है? आपको याद रखना है कोसी नदी जो है वो कटिहार वाले क्षेत्र में, जो कि कुर्सेला में आता है, कुर्सेला के कटिहार वाले क्षेत्र में ये गंगा नदी से मिलती है। कटिहार वाला क्षेत्र इसमें ये जो गंगा नदी से मिलती है ये आपको याद रखना है, ठीक है, कटिहार वाला क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भू स्तरीय संरचना, देखिए पठार वाला क्षेत्र में, पठार वाला जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वहां पर हम लोगों ने इसको क्लियर किया था। धारवाड़ वाले रचना नहीं है, कौन सा? ऑप्शन है आपके सामने मुंगेर, रोहतास, जमुई और नवादा। देखिए ये जो हमारा है ये रोहतास वाला जो क्षेत्र है ये आपका किसमें नहीं आता? ये धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला क्षेत्र नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से कौन सा जिला घिरा है? ऑप्शन है आपके सामने पश्चिमी चंपारण, गया, या फिर कैमूर, या फिर नवादा। देखिए जो सबसे ज्यादा पतझड़ वाले जो वन हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? ये आपके पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। अगर सबसे ज्यादा वन पूछेगा तो वो कैमूर हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पतझड़ वाले वन पूछ रहा है, इस वजह से ये पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। कहां पर? पश्चिमी चंपारण में। बढ़ते हैं आगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने भागलपुर में, कटिहार में, पटना में, या फिर बेगूसराय में। तो देखिए जो गंगा नदी है वो सबसे ज्यादा पटना में, सबसे बड़ी इसका जो क्षेत्र है, सबसे बड़ी जो लेंथ है वो कहां पर है? ये पटना में है, ये आपको याद रखना है। कहां पर? पटना में है, ये आपको याद रखना है। पटना में इसकी लंबाई लगभग 99 किलोमीटर है। कितनी? 99 किलोमीटर है। और अगर आपको याद हो तो बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? टोटल इसकी बिहार में लंबाई कितनी है? वो 445 किलोमीटर। कितनी? 445 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। टोटल 445 है, पटना में 99 किलोमीटर ये होती है। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताओ। संख्या अगर आपसे पूछे बिहार के किनारे कौन कौन से, गंगा के किनारे कौन कौन से जिले आते हैं, वो संख्या अगर आपसे पूछे तो इसमें आपको ये संख्या याद रखनी है। बिहार के किनारे कितने जिले आते हैं? 12 जिले टोटल में आते हैं। 12 जिले बिहार के अंदर में आते हैं। अगर आप उन्हें लिखना चाहें तो उन्हें लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको ये नंबर जरूर याद रखना है। सबसे पहले आ जाता है बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ठीक है, ये सारे 12 जिले जो हैं ये गंगा के किनारे आते हैं। अगर आप इनको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। ठीक है, आपको ये नंबर जरूर याद रखना है। कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो किससे आच्छादित है? पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर से, या फिर तराई मिट्टी से? कौन से मिट्टी से ये आच्छादित है? तो ये कछारी मिट्टी से। बहुत ज्यादा जो क्षेत्र में पाई जाती है ये आपकी कछारी मिट्टी है, ये आपको याद रखना है। बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, इस वजह से महत्वपूर्ण है, और इनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, इस वजह से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? किस दृष्टि से? भूतात्विक दृष्टि से कौन सा सबसे पुराना हिस्सा है? ऑप्शन है आपके सामने रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिमी पठार, या फिर खड़गपुर की पहाड़ियां, या फिर उत्तर गंगा का मैदान। तो उत्तर गंगा का मैदान तो सबसे नया है, जो सबसे पुराना है वो आपका है रोहतास पठार। ठीक है, रोहतास पठार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, रोहतास का पठार इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? कौन सी मिट्टी जो है वो अधिकांशतः कहां पर? मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण वाले क्षेत्र में। क्या वो काली है, या वो नवीन जलोढ़ है, या फिर वो प्राचीन जलोढ़ है, या फिर वो लाल मिट्टी है? तो जो दरभंगा और चंपारण वाला क्षेत्र है वहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहां पर होता है? देखिए सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, ये जो थ्योरी वाला पार्ट कर रहे थे वहां पर ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्या ये सिवान है, या गया है, या वैशाली है, या फिर ये पूर्णिया है? तो आपको पता है वेस्ट बंगाल से जो जुड़े हुए जिले हैं वहां पर जूट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें एकमात्र ही जिला दिख रहा है जो कि वेस्ट बंगाल से छुआ हुआ है, वही हमारा आंसर हो जाता है पूर्णिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कौन सी? त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी पर निर्मित है, ये आपको बताना है। कौन सा? त्रिवेणी नहर। ऑप्शन है आपके सामने, कोसी पे, सोन पे, गंडक पे, या फिर कमला पे। तो त्रिवेणी नहर कहां पर है? ये गंडक नदी पे है। कहां पे? गंडक नदी पे ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। कहां पर? गंडक नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित झील है? कौन सी झील है जो बिहार में स्थित है, आपको बताना है। झीलों से हम लोगों ने रिलेटेड चर्चा की है। ऑप्शन है आपके सामने, अनुपम, सांभर, सुखना, या फिर कामा। तो देखिए अनुपम झील, देखिए हम लोगों ने देखा था कि ये बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित झील कौन सी है? अनुपम इसमें से एकमात्र ऐसी झील है जो कि बिहार में स्थित है। सांभर झील आपकी कहां पर है? आप ये राजस्थान में पाते हैं। सांभर झील आपकी कहां पर है? ये आपकी राजस्थान के रेगिस्तान में पाई जाती है। अनुपम झील आपकी बिहार में स्थित है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, बिहार में बहनों वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बहने वाली जो 4 नदियां हैं इसका उद्गम जो है वो अमरकंटक में है। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। ऑप्शन है आपके सामने, कोयल, सोन, पुनपुन, या फिर कारू। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है उसका उद्गम अमरकंटक में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जो नदी बिहार का शोक कहलाती है वो कौन सी है? कितने बार क्वेश्चन आया है आप यहां पर देख सकते हैं। बिहार का शोक कही जाने वाली नदी एकमात्र है, ये है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से आती है बिहार में, और बाद में ये गंगा में मिल जाती है। बाद में ये गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी आपको याद रखना है, बिहार का शोक कहलाने वाली नदी, एकमात्र नदी कोसी नदी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन यहां से बनाता है बीपीएससी। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर का जो बिहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या वो कृषि समृद्ध है, या फिर वो भारी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, या फिर वो जो है वो सूखे के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कोसी नदी के कारण जो उत्तर का बिहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, ये फ्लड के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। बाढ़ का प्रकोप अधिक कब होता है? उत्तर बिहार में, मध्य बिहार में, या दक्षिण बिहार में? तो हम लोगों ने देख लिया, ये ऑलरेडी उत्तर बिहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कौन सी नदी है? सोन नदी। उत्तर बिहार का शोक किसे कहा जाता है? सोन नदी को कहा जाता है। तो किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा भाई, इतनी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि सारा आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? गंगा का जो उत्तरी मैदान है वो बिहार का कितना क्षेत्रफल है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एग्जैक्ट अगर नंबर नहीं पता है तब ये आंसर आप नहीं दे पाएंगे। जो हमारा ये उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी मैदान है, जो बिहार के ऊपर, बिहार के उत्तर में जो क्षेत्र है वो कितना वर्ग किलोमीटर में है? क्या वो 33,670 है, या वो 56,680 है, या फिर वो आपका 12,670 है? इसमें देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 56,680। कौन सा? 56,680। इसको आपको याद रखना है, स्टार लगा के आप लिख लो। उत्तरी पूछा है तो हो सकता है दक्षिणी आपको याद रखना पड़े, तो दक्षिणी भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी भी आप खोज कर आप इसको याद कर लीजिए, दक्षिणी वाला जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? कब उसको लॉन्च किया गया था बिहार की परियोजना को? तो ये जो बिहार की परियोजना है कोसी नदी परियोजना, ये आपकी 1954 में लॉन्च होती है। 1954 में ये आपको देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश
प्रदेश के बीच में जो सीमा बनाने वाली नदियां हैं वो कौन सी हैं? ऑप्शन है आपके सामने कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा, या फिर कर्मनासा, गंडक या और घाघरा, उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। देखिए जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाने वाली नदियां हैं, आपको 3 नदियां याद रखनी है। उसमें एक आपकी गंडक, घाघरा तो है ही, कर्मनासा भी आपको याद रखना है। कर्मनासा जो है वो उत्तर बिहार और साथ में उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाती है, आपको याद रखना है। 3 नदियां आपको एक इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, स्टार लगा के लिख लो। ये क्वेश्चन जो है आपका कहीं भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कृषि जलवायु क्षेत्र और बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल जो आपको बताना है। कई सारे क्षेत्र इसमें दिए हुए हैं किसान के, और इससे रिलेटेड आपको जो क्षेत्रफल है उसको आपको मैच करना है। उम्मीद है ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे सारे। अगर नहीं दिख रहे हैं थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर एक्सटेंड कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास क्षेत्र हैं, कई सारे क्षेत्र हैं, और जो ये क्षेत्र हैं इनसे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन कितना परसेंटेज है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान जो है वो कितने क्षेत्र में है, दक्षिण बिहार मैदान कहाँ पर है, छोटा नागपुर पठार कितने क्षेत्र में है, और छोटा नागपुर पहाड़ियां जो है वो कितने क्षेत्र में विस्तृत हैं। तो सबसे पहले देखिए जो ए वाला पार्ट है आपका, जो उत्तर तथा पूर्वी बिहार वाला मैदान है, ये आपका कितने पे है, ये आपका पहले नंबर पे है। ये आपको याद रखना है कितने नंबर पे है, ये आपका, रुक जाओ भाई एक जगह पे, पहले नंबर पे आ जाता है 29.87%। ठीक है, 29.87% आपको याद रखना है। दूसरा नंबर पे आता है दक्षिण बिहारी मैदान। तो दक्षिण बिहार का मैदान जो है वो 23% पे है। छोटा नागपुर पठार आपको 26% पे याद रखना है, पहाड़ियां इसमें 20%। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो बी वाला हो जाएगा। कौन सा आंसर, बी वाला आंसर इसमें हमारा हो जाएगा। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बिहार राज्य से जुड़ने वाली कौन सी सीमा है? भूटान है, नेपाल है, चीन है, या बांग्लादेश है? इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। और कितने जिले हैं, 7 जिले जो हैं वो बिहार के, जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। इनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया। बिहार के भौतिक विभाग में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? भौतिक विभाग में अगर पूछा जाए कौन सा सम्मिलित आप नहीं करेंगे, ऑप्शन है आपके सामने छोटा नागपुर पठार, उत्तरी गंगा मैदान, या फिर दक्षिणी गंगा मैदान, या फिर पूर्वी गंगा मैदान। कौन सा है जिसमें आप सम्मिलित भौतिक विभागों में आप किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? ऑप्शन है आपके सामने ये सारे। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पूर्वी गंगा का जो मैदान है वो इसमें भौतिक किसके विभागों में शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। बिहार के भौतिक विभागों में ये सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से समूह में नदियों गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों की में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? ऑप्शन है आपके सामने घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, या फिर गंडक, कमलामती, बागमती, सोन और कोसी और उत्तरी कोयल। देखिए हम लोगों ने उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से आने वाली नदियों को सेपरेटली पढ़ा है। अगर आपको वो सेक्शन पता है तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसका जो आंसर है वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने वो वाला पार्ट अच्छे से देखा होगा। ठीक है, इसमें देखिए जो गंडक, कमला और बागमती है ये आपकी उत्तर की ओर से आने वाली नदियां हैं। उत्तर की ओर से आने वाली नदियां आपको याद रखनी है, गंडक, कमला और बागमती। ठीक है, गंडक, कमलामती और बागमती। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में बांगर मिट्टी कहां पर मिलती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बांगर मिट्टी जो है वो कहां पर बिहार में मिलती है। क्या वो गया, बोधगया और पूर्वी चंपारण, भागलपुर वाला क्षेत्र है, या फिर वो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गंगा वाला क्षेत्र है, या फिर वो गंगा, नालंदा, बोधगया, सासाराम वाला क्षेत्र है, या फिर वो पूर्वी चंपारण, नालंदा, गंगा और सासाराम वाला क्षेत्र है? तो इसमें देखिए जो गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण और भागलपुर वाला क्षेत्र है ना, वो लगभग वाला जो क्षेत्र है वो बांगर मिट्टी वहां पर मिलती है। बांगर मिट्टी कहां पर? गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बिहार के विधिक भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। आपको मनन करने को कह रहा है कि ये जो कथन है आपको उसमें बताना है कौन कौन से कथन इसमें सही है। ऑप्शन है आपके सामने, बिहार में कुल सिंचित जो भूमि है वो 37% है। नहरों के द्वारा जो है वो 37% भूमि सिंचित होती है, सही है। बिहार में उत्तरी गंगा मैदान जो है वो 33,620 है, ये तो गलत है भाई।
अभी हम लोगों ने देखा था कितना था, 33,620 तो नहीं था। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो है वो किशनगंज और पश्चिमी चंपारण करता है, तो ये सही बात है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या जो है वो 2461 किलोमीटर है, ये भी हमारा सही है। इसमें हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन इसमें हमारा डी वाला जो है वो सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन रहे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए भी हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग अगली पार्ट में करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार सिलेक्शन गाइडर पे मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन जितने हम लोगों ने किए हैं ये पर्याप्त हैं। बिहार से रिलेटेड अगर आप ज्योग्राफी वाला पार्ट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ये हम लोग अगले मैराथन में इसको इंक्लूड कर लेंगे। उनके साथ में ये वाले क्वेश्चन के साथ में हम लोग अगला पार्ट करेंगे, जो कि हमारा रहेगा अगला जो बीपीएससी रिलेटेड जो हमारा वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग ये सारे क्वेश्चन जो है बचे वाले क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार सिलेक्शन गाइडर पे मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, दो काम करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आया होगा, कंटेंट समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।